नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम लोग 17 फरवरी 2022 की खबरों को देखेंगे और उन पे जो प्रश्न बन सकते हैं सभी एग्जामिनेशन में उनको हल करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न आज का। सीबीएसई का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? हु इज़ अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई? सीबीएसई का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो भारतीय माध्यमिक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसका जो है चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो उसका चेयरमैन बनाया गया है विनीत जोशी जी को। किसको बनाया गया है? विनीत जोशी जी। इसके पहले कौन थे? मनोज आहूजा जी थे। अभी कौन है? अभी है आपके विनीत जोशी जी। क्लियर है? आइए देखते हैं न्यूज़ को। आईएएस ऑफिसर विनीत जोशी अपॉइंटेड एज न्यू सीबीएसई चेयरमैन। ठीक है, इससे ही विल टेक प्लेस ऑफ मनोज आहूजा जी। ठीक है, किसका जो है प्लेस लेंगे ये? एक मिनट। ठीक है, इससे पहले कौन थे? कहाँ गए? यस, मनोज आहूजा जी। इनका स्थान खाली हुआ है। ये कुछ और पद संभालेगा और विनीत जोशी जी को क्या दिया गया है? सीबीएसई का चेयरमैन बनाया गया है। सीबीएसई आपको पता होना चाहिए कि जो सीबीएसई का फुल फॉर्म आपको पता ही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। इसका उद्देश्य भारत के अंदर जो माध्यमिक शिक्षा है, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल की जो शिक्षा है, हायर सेकेंडरी की जो शिक्षा है या सीनियर सेकेंडरी की जो शिक्षा है, उसको जो है रेगुलेट करने का काम करती है, उसको जो है नियंत्रित करने का काम करती है। परीक्षा का आयोजन कराना, पाठ्यक्रम सिलेबस आदि तय करना, ये सारा काम किसका होता है? सीबीएसई का होता है। अभी हाल ही में कुछ नियुक्तियां और भी हुई हैं, जैसे पिछले वीक, जिसमें एक था जो है क्या कहते हैं कि जेएनयू का जो है वाइस चांसलर नियुक्त हुई हैं शांतिलाल जी। उसके पहले हमने आपको बताया था यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके चेयरमैन कौन बने थे? उसके चेयरमैन बने थे जगदीश कुमार जी। और एक और अभी नियुक्ति हुई है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी जो पब्लिकेशन है, ठीक है, और जो कि एजुकेशन फील्ड में जो है एक परिषद है, रिसर्च करती है। एनसीईआरटी के चेयरमैन कौन बने थे? आप लोगों को बताया था मैंने। आप कमेंट करिएगा प्लीज़, कमेंट करिएगा, देखिएगा। ठीक है, और इसी तरह से सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन बने? आईएएस ऑफिसर विनीत जोशी जी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक दुखद खबर आई है कि हाल ही में, यानी आज ही, बप्पी लहरी जी का निधन हुआ है। वह किस क्षेत्र में से जुड़े हुए थे? बप्पी लहरी रिसेंटली डाइड। ही वॉज एसोसिएटेड विद विच एरिया? म्यूजिक, मूवी डायरेक्शन, लिरिसिस्ट या एक्टिंग? मतलब संगीत, फिल्म निर्देशन, लिरिसिस्ट मतलब गीतकार, और एक्टिंग मतलब कलाकारी। तो किससे जुड़े हुए थे? आप सबको पता ही हो, बप्पी लहरी जी भारतीय सिनेमा के लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर थे। 80s के दशक में उनका म्यूज़िक जो है बहुत ज़्यादा सराहा गया था, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। डिस्को किंग के नाम से उनको जाना जाता था, क्योंकि ज़्यादातर जो उनके गाने होते थे, उन्होंने भारत में डिस्को का प्रचलन चलाया। ठीक है, प्रचलन चालू किया। इससे पहले ज़्यादातर मेलोडी सॉन्ग होते थे, लेकिन इनके बाद जो है एक दौर आ गया था डिस्को गाने का। ठीक है, हाँ, तो ये बप्पी लहरी जी, आप लोगों ने इन्हें सिनेमा टीवी में देखा होगा। ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी पहनते थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर काफ़ी जोक भी बनते थे कि अगर इनको लूट लिया जाए तो आदमी माला माल हो जाए। ठीक है, तो डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले ये इनका जो संगीतकार थे, इनका डेथ हुआ है हाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवार्ड से जुड़ा हुआ है। जनवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पुरुष कैटेगरी में किसे घोषित किया गया है? हु बिकेम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेल फॉर जनवरी? देखिए, आपको पता है आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसका गठन कब हुआ था? 1990 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है दुबई। कहाँ पर है? दुबई में। ठीक है, इसका काम है पूरे दुनिया में क्रिकेट के बड़े आयोजन को संचालित करना। दूसरे साथ साथ क्रिकेट के संबंध में सभी प्रकार के नियम बनाती है ये संस्था। ठीक है, नियम ही बनाती है। एक मिनट, मैं इसको बंद कर देता हूँ, पॉपअप आते रहते हैं। ठीक है, नियम भी बनाती है आईसीसी। दुबई में हेडक्वार्टर है और इसका जो है गठन कब हुआ था? 1909 में। ठीक है, तो आईसीसी हर महीने जो बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं उस महीने के परफॉर्मेंस के आधार पर घोषित करती है, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में। अभी आपको पता होगा कि दिसंबर महीने खत्म, जनवरी में उसने प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया था, अलग अलग कैटेगरी में, T20 टेस्ट में और वनडे में, पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में। तो वो साल भर का जो है अवार्ड घोषित करती है और ये हर महीने का करती है। तो इस बार किसको मिला है ये? कीगन पीटरसन को। किसको मिला है? कीगर पीटरसन बिकेम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी। ठीक है, और इसी तरह से महिला में किसको मिला है?
तो हीथर नाइट कौन है? हीथर नाइट बनी है। हीथर नाइट जो कि इंग्लैंड की जो है क्या है, कैप्टन है, इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है, तो उनको मिला। तो दोनों का ये नाम आपको याद रखिएगा, ठीक है। अब बाकी आईसीसी के बारे में क्या है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देश की पहली प्लास्टिक कचरा तटस्थ कंपनी कौन बनी है? विच कंपनी बिकम्स फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी ऑफ इंडिया? पतंजलि, डाबर, वैद्यनाथ, चंडू, सभी ये भारतीय कंपनियां हैं। एफएमसीजी कंपनी उन कंपनियों को बोलते हैं जो पैक्ड आइटम बेचती हैं खाने पीने का, उनको एफएमसीजी बोलते हैं। तो इसमें डाबर कंपनी है जो कि पहली भारत की प्लास्टिक कचरा तटस्थ यानी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी। अभी ये प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल का मतलब क्या होती है, देखिए प्लास्टिक वेस्ट का मतलब समझते हैं कि सभी ये जो एफएमसीजी कंपनियां हैं ये क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट प्लास्टिक के डिब्बे या प्लास्टिक के पैकेट्स में बेचती हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट भी उससे बनता है यानी कचरा भी बनता है। तो ये कंपनी का स्टेटस कब माना जाता है न्यूट्रल, कि जितना उसने कचरा बनाया था उतना ही उसने क्या किया, प्लास्टिक वापस लिया रिसाइकिल के प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। उन प्लास्टिक को क्या किया जाए, उनको री यूज़ किया गया, रिसाइकिल किया गया। तो जैसे कि आपको बता दें, न्यूज़ देख लेते हैं। एफएमसीजी फर्म डाबर इज़ नाउ 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी। क्यों? क्योंकि इसने जितना प्रोड्यूस किया था एक साल में, जितना 27,000 मीट्रिक टन प्रोड्यूस किया था, और इतना इसने क्या किया, वापस ले लिया। तो जितना इसने प्लास्टिक क्रिएट किया था उतना ही प्लास्टिक इसने वापस ले लिया। तो इस तरह से क्या हो गया, देखिए प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा या पूरी दुनिया में एक नई पहल की गई है। क्या? उसमें 3 आर, क्या बोलते हैं, 3 आर। 3 आर का मतलब होता है, एक होता है रिड्यूस, मतलब रिड्यूस का मतलब होता है प्लास्टिक को ज़्यादा कम से कम यूज करना। दूसरा रीयूज, रीयूज मतलब जो भी प्लास्टिक बन चुके हैं उनको बार बार यूज़ करना है ताकि हमें नए प्लास्टिक्स की ज़रूरत ना पड़े। और तीसरा है रिसाइकल, और जो हमारा वेस्ट बनता जा रहा है उन प्लास्टिक को रिसाइकिल करते रहे, जिससे जो है नए प्लास्टिक की ज़रूरत ना पड़े। तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के द्वारा पर्यावरण को बचाने की पहल की गई है। और आपको पता है 2 अक्टूबर 2019 को भारत में ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर प्लास्टिक के उपयोग, उसके जो है निर्माण पर बैन लगा दिए। कौन से प्लास्टिक? 10 माइक्रोन से कम वाले यानी पॉलीथीन के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई। हालांकि कागज़ पर वो रोक है, आप लोग जानते हुए मार्केट में कोई भी प्लास्टिक खरीद बेच रहा है, यूज भी कर रहा है। फिलहाल डाबर ये कंपनी बन गई है। अगला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, कि मेदाराम जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मेदाराम जतारा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? इस तरह के जो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं फेस्टिवल वगैरह अलग अलग राज्यों के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और जब भी ये करंट में न्यूज़ में रहेगा तो आई विल कवर इट, ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। आइए देखते हैं क्या है। देखिए ये आदिवासियों का एक महोत्सव है, और ये भारत का, ध्यान से सुनिएगा, जतारा जो महोत्सव है ये भारत का कुंभ मेले के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मेला है, दूसरा सबसे बड़ा आयोजन है, सेकंड सेकंड बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेयर इन इंडिया, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरी बात, ये कहाँ मनाया जाता है? तो हमने आपको बताया तेलंगाना मनाया जाता है। तो किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? देखिए ये आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो तेलंगाना की एक जो जनजाति है जिसको बोलते हैं कोया, क्या? कोया जनजाति समूह के द्वारा, कोया जनजाति ट्राइबल ग्रुप के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। 3-4 दिन मनाया जाता है, ठीक है। और न्यूज़ क्या है कि भारत सरकार ने इसके आयोजन के लिए 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, यानी कि एलोकेट किए हैं तेलंगाना गवर्नमेंट को, ठीक है। तो न्यूज़ में, चर्चा में, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अच्छा हाँ, तेलंगाना स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड स्टेट है। तो ये पहले ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, अब ये नया राज्य है। कब इसको क्रिएट किया गया था, कब इसे बनाया गया था? तो 2 जून 2014 को बनाया गया था। गवर्नर इसके कौन है? तमिल साई सुंदरराजन जी। तमिल साई सुंदरराजन जी पौंडीचेरी के उप गवर्नर भी हैं। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव जी हैं। यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? राजीव गांधी नेशनल पार्क, महावीर, हरीना के ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है। इसके अलावा यहाँ की राजधानी आपको पता ही है, राजधानी क्या है? हैदराबाद है, ठीक है। तो ये थी आपका तेलंगाना के बारे में। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बजट 2022 में घोषित पर्वतमाला योजना उद्देश्य क्या है? देखिए हमने आपको बताया था जब क्वेश्चन कम रहेंगे तो मैं डेली एक एक करके बजट के क्वेश्चन उठाता रहूँगा, जिससे बजट आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बजट 2022 में घोषित पर्वतमाला योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्वतमाला स्कीम अनाउंस्ड रिसेंटली इन बजट 2022? तो इसका सही आंसर क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क डेवलप करना, ठीक है, टू डेवलप रोपवे नेटवर्क इन माउंटेनस रीजन। आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, जो माउंटेनस इलाके हैं आपको पता है वहाँ पे कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि जो उनके टेरेन होते हैं, टेरेन मतलब जो उच्चावच होते हैं, वो कम्युनिकेशन के लिए या
ट्रांसपोर्टेशन के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए क्या होगा, वहाँ पे रोपवे डेवलप किए जाएंगे। क्या डेवलप किया जाएंगे? रोपवे डेवलप किए जाएंगे, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्टिविटी दिया जा सके। समझ में आ रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या दिया जा सके? कनेक्टिविटी दिया जा सके। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये बजट जो है सीतारमण जी ने 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के ठेके जारी किए जाएंगे, ऐसा उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। और इसके लिए कुछ फंड भी जारी किया है। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है पर्वतमाला स्कीम। इसके पहले हमने जो है ई विद्या, प्राइम मिनिस्टर ई विद्या हमने स्कीम जो है क्या कहते हैं कि पढ़ाया था आपको। इससे पहले जो है हमने 400 वंदे भारत ट्रेन के बारे में बताया था। तो बजट से ये आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आज के लिए हमने 7 क्वेश्चन देखे, सातों इंपॉर्टेंट थे, हमने देखे। कहीं पर अगर डाउट हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा, मैं उसको कंसल्ट करने को मतलब आपके डाउट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे प्लेलिस्ट है, इतिहास का है, जो है पॉलिटी का है, इकोनॉमिक्स का है, स्टैटिक का है, वो भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखते रहिए। वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।